मार्केटिंग के अंदर कोई राइट आंसर नहीं होता, ये पूरा क्रिएटिविटी बेस्ड चीज है। क्रिएटिविटी प्लस डेटा। ऐसी क्या चीज होती है आईआईएम जैसे कॉलेजेस में कि बहुत सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वहीं से निकलते हैं? निखिल कामत सर और नितिन कामत सर, इनका पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। बोर्ड के अमन गुप्ता को अगर देखोगे बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो लोग सेलिब्रिटीज हैं, वो नेशनल क्रिएटर है। ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है? 26/11 अटैक हुए थे मुंबई में, तो स्टाफ था ताज का, वो खुद निकलने के बजाय पहले वहां के लोगों को निकाला था, कंज्यूमर फर्स्ट। हाँ, तो उनसे पूछा गया कि आपको अपनी लाइफ की परवाह नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला कि हमें इतना भरोसा है टाटा पे कि अगर हमें कुछ होता है तो हमारी फैमिली परेशान नहीं होगी, रतन टाटा विल टेक केयर ऑफ दैट। सभी कंटेंट क्रिएटर्स हो जाएंगे और सभी इन्फ्लुएंसर्स हो जाएंगे, तो कंज्यूमर्स कौन रहेंगे? कंज्यूमर्स हम लोग ही रहेंगे। ठीक है, तब कंटेंट के साथ जैसे अभी भी रेलेवेंस है, कम्युनिटी मैटर करेगी। क्या स्मॉल बिजनेसेस के लिए कंटेंट क्रिएशन भी एक ऑप्शन है? उनको डेफिनेटली करना चाहिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमेशा रेलेवेंट रहेगी क्योंकि उनके पास मासीनेस है, उनके पास एक ट्रस्ट फैक्टर है। जैसे शार्क टैंक के फाउंडर्स थे, तो वो पूरा एक पीआर एक्सरसाइज था। हाय दीवान। हाय। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू। अभी हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। लाइक आपने आईआईएम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सो ऐसे कॉलेजेस में ऐसी क्या चीज होती है आईआईएम जैसे कॉलेजेस में कि बहुत सारे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वहीं से निकलते हैं? क्या वो नेटवर्किंग होती है या आपके एकेडमिक्स ऐसे होते हैं कि वो आपको आगे हेल्प करते हैं? सी यूजुअली जितने भी आईआईएम्स आईआईटीज आप देखो, उनसे बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्टअप्स मतलब ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है, सो प्राइमरीली इनका जो पूरा कोर्स करिकुलम होता है, जो वहां पर आप 3 साल 4 साल 2 साल जितने भी टाइम आप वहां पर हो, तो वो वहां का पढ़ाने का तरीका इतना अलग है जिसकी वजह से आप मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हो। और उसके बाद जो आपका एलुमनाई नेटवर्क होता है वो भी आपको सपोर्ट करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है। प्लस जो आपकी वहां बॉन्डिंग बिल्ड होती है अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ, उससे आपका एक काफी वेल राउंडेड डेवलपमेंट रहता ही है। इसकी वजह से सक्सेस रेट आपका लाइफ में बहुत बेटर करने का अपने आप एक्सपोनेंशियली इंप्रूव हो रहा था। तो जब आप आईआईएम से बाहर निकले तो आपने क्या सोचा था? मार्केटिंग ही करना है, स्टार्टअप ही करना है, या कहीं पे जाके किसी और कंपनी में ज्वाइन करना है? आपका माइंडसेट क्या था उस वक्त? मेरा उस समय यही माइंडसेट था कि जितना ज्यादा मैं सीख सकूं, जो कि प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसको और बेटर कितना कर सकता हूं, ताकि कल को अगर आगे जाकर अगर मुझे खुद का कुछ स्टार्ट करना है तो मेरे पास वो सारा ग्राउंड लेवल अंडरस्टैंडिंग हो कि अच्छा ये चीज ऐसे करते हैं, इसको कैसे बेटर करना है। अगर मुझे कल को किसी और को असिस्ट करना है तो वो चीज 0 से 1, 1 से 10 और 10 to 100 की जर्नी मैं कितनी जल्दी कवर कर सकता हूँ। तो प्राइमरीली मैं एज एन इंडिविजुअल कितना एफिशिएंट बन सकता हूँ, वो मेरा पहले भी वही था मोटो और आज भी वही मोटो है। तो ऐसा टीयर 1 कॉलेजेस में प्रैक्टिकल लर्निंग कितनी होती है, थ्योरेटिकल लर्निंग कितना परसेंटेज में होता है? सी क्लासरूम बेस्ड लर्निंग होती है। ठीक है, मुझे तो केस स्टडीज के थ्रू पढ़ाया गया है कि एक एक्चुअल बिजनेस का क्या प्रॉब्लम आ रहा था, उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर डिस्कशन होता था। अगर कोई चैप्टर या कुछ स्निपेट्स वगैरह पहले अगर कुछ पढ़कर आनी होती थी, प्री रीड वो ऑलरेडी हमें पूरा लेसन प्लान में होता था, वो पढ़कर ही मैं क्लासरूम अटेंड करता ताकि मुझे समझ में आए कि अच्छा ये ऐसे एप्लीकेशन आया। अदरवाइज तो मोस्ट कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल लर्निंग कम होती है या नहीं होती है। या आपके कॉलेज में चीज थी? मेरे कॉलेज में थी, दोनों अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड दोनों में। ठीक है, तो उस समय की कोई केस स्टडी है आपको याद है अभी भी जिस पर आपने कॉलेज के वक्त काम किया हो? केस स्टडीज तो जैसे अमूल की केस स्टडीज थी और वर्लपूल, ये मतलब मैं एक इंडियन और एक बाहर का ब्रांड आपके कंपैरिजन के लिए मतलब शेयर कर रहा हूँ। तो उसके अंदर ये था, मतलब मुझे एग्जैक्ट स्पेसिफिक्स नहीं पता, बट उनके क्या बिजनेस प्रॉब्लम्स आ रहे थे और हम अगर सीईओ या सीएफओ या कोई सी स्वीट एग्जीक्यूटिव की तरह सोचें तो किस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। उससे क्या होता है कि हमें पता रहता है कि ये अंडरस्टैंडिंग है, ये कॉन्टेक्स्ट है, अभी ये कंपेटिटर आ गया मार्केट के अंदर, हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है एग्जाम्पल, तो मुझे अलग क्या करना है ताकि मेरा रेवेन्यू बढ़े। तो प्राइमरीली उसी के अराउंड पूरा डिस्कशन होता था। मेरा हो सकता है आंसर अलग हो, किसी और का आंसर अलग हो, तो उससे लोगों का पर्सपेक्टिव भी मिलता था कि अच्छा
किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मार्केटिंग के अंदर कोई राइट आंसर नहीं होता, ये पूरा क्रिएटिविटी बेस्ड चीज है, क्रिएटिविटी प्लस डेटा। क्योंकि अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग अगर आप एड रन कर रहे हो तो क्रिएटिव का एक काम है, कॉपी का एक काम है, बट किसको शो होगा, कितने ड्यूरेशन के लिए शो होगा, ठीक है, उसके ऊपर क्या रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के ऊपर मेरा क्या एक्शन होगा, मैंने कॉलिंग करवाई है इनसाइड सेल से कि नहीं, ठीक है, उसका क्वालिफिकेशन हुआ है, उससे एक्चुअल धंधा या रेवेन्यू आया है कि नहीं, तो वो तो आपका रियल टाइम हो गया ना। मुझे मार्केट से फीडबैक भी मिल गया, बट वो सिर्फ क्रिएटिव नहीं था, वो था जो मेरा पूरा पिच गया वो भी। तो इट्स क्रिएटिविटी प्लस डेटा। अच्छा देवान, अभी के समय में आप जब मार्केटिंग कैंपेन्स रन करते हैं तो आरओआई के अलावा ऐसी कौन सी लॉन्ग टर्म अप्रोचेस हैं या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है हमारे कैंपेन का जो देखा जा सकता है? जैसे अभी मैंने एक फेसबुक कैंपेन रन किया, आरओआई तो मुझे समझ आ गया, लेकिन मेरा एड बहुत लोगों ने देखा है, तो कहीं ना कहीं ब्रांडिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, ब्रांड अवेयरनेस पे, प्रोडक्ट अवेयरनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, तो उस चीज को कैलकुलेट किस तरह से किया जा सकता है? जब भी आप कोई कैंपेन देखते हो उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है उससे इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन कैसे निकल रहा है, ठीक है, वो हो गया आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू जो आपके लीड्स आते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड बनाते हो आप, फिर सेल्स क्वालिफाइड लीड बनते हैं, ठीक है, फिर रेवेन्यू आता है, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है ब्रांड, ठीक है, हम लोगों का कितने ड्यूरेशन तक एक कैंपेन चला, कितने लोगों ने देखा, ठीक है, उससे उनका रिकॉल कितना बड़ा ब्रांड को लेके, आपके एसईओ में या आपके ट्रैफिक में कितना इंक्रीज हुआ है, वेबसाइट के या ऐप के कितने डाउनलोड्स आए, ठीक है, कितने लोग एंगेज कर रहे हैं, कितने लोग फाउंडर को जानते हैं, कितना ऑर्गेनिक आपको मेंशन आ रहा है। फाउंडर की पर्सनल ब्रांडिंग होना भी जरूरी है, एब्सोल्युटली जरूरी है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, कितने लोग आपका एक कल्ट बना पा रहे हैं। तो अगर आप जेरोदा के पूरा नितिन कामत, हाँ, पूरा निखिल कामत सर और नितिन कामत सर, इनका पर्सनल ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। बोर्ड के अमन गुप्ता को अगर देखोगे बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो लोग सेलिब्रिटीज हैं, वो नेशनल क्रिएटर है। एलन मस्क, हाँ, सो एलन मस्क, यस। तो इनका क्या है कि इनका ब्रांड भी है और इसके साथ साथ इनका खुद का भी पर्सनल ब्रांड है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ब्रांड एक्सरसाइज का पार्ट बनता है कि फाउंडर को कितने लोग जानते हैं, कितने अच्छे मीडिया हाउसेस से, न्यूज चैनल से आपको खुद से इनवाइट आ रहा है, ऑर्गेनिक इनबाउंड इनवाइट आ रहा है, ठीक है। जैसे हमने आपको इनवाइट किया आज, मैं तो उनके कंपैरिजन बहुत ही मतलब आई एम स्टिल बिगिनिंग, सो ये पूरा मतलब, और ब्रांड ऐसी चीज है कि कोई भी इंसान अगर कल को अगर आज अगर आपसे नहीं खरीद रहा, आज से हो सकता है 6 महीने बाद या 1 साल बाद खरीदे, बट ऐसे 10-12 ऐसे टच पॉइंट क्रिएट हुए होंगे उसके दिमाग के अंदर कि जैसे आपके बारे में कहीं मीडिया में पढ़ लिया, ठीक है, आपके फाउंडर का कोई इंस्टाग्राम स्टोरी या रील देख ली, ठीक है, किसी न्यूज चैनल पे देखा, ठीक है, हो सकता है न्यूज पर आपका कहीं ब्रांड दिख गया हो जब मीडिया बाइंग हुई। कई बार तो दीवान ऐसा होता है, मेरे साथ ही हमने फेसबुक एड्स रन किए, उसके बाद हमने कॉलिंग की, अभी रिवर्ट नहीं आया, बोलते हैं 2 दिन 4 दिन में देखेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी कहीं और से बेटर प्राइसिंग मिल गई। उसके बाद सिर्फ हमने नंबर सेव किया है, और कई बार ऐसा होता है उसने मेरा कोई स्टेटस देखा, उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया, हमारी बातचीत कंटिन्यू हुई और उसने बोला कि चलो ये काम हाँ, ये करते हैं, ऐसा ये होता है, ये हमेशा होता है। क्योंकि ये जैसे अब आपकी स्टोरी देखी या स्टेटस देखा, तो वो भी एक टच पॉइंट है, अगर किसी ने देखा का एक पार्ट है। तो ये एक बहुत सटल एस्पेक्ट है मार्केटिंग का, ठीक है, जो बहुत कम लोग रियलाइज करते हैं, और दूसरा उसके ऊपर एक्ट करने के बारे में सोचते भी हैं, ठीक है। मोस्टली लोग होता है कि सेल निकालो, ठीक है, बट वो मार्केटिंग हो गई, आपको ब्रांड भी साथ बिल्ड करना होता है, ठीक है। तभी बोलते हैं कि मतलब मार्केटिंग ट्रांजैक्शनल ज्यादा रहती है, ब्रांडिंग ट्रस्ट बिल्डिंग ज्यादा रहती है। तो दीवान, आपके अकॉर्डिंग ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है? एग्जैक्टली मतलब जैसे अब आप मार्केटिंग का अगर मैं बोलूं तो मतलब अगर किसी ने आपसे परचेज कर लिया, ठीक है, आपका न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा, ठीक है, या आपका फेसबुक पे एक ऐड देखा और बोला अच्छा ठीक है मेरे को ये कोर्स खरीदना है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हो गया, ठीक है। आपका जो एजेंडा था सेल निकालना, वो आपने कर दी, ठीक है। ब्रांडिंग का काम ये होता है कि कितना ज्यादा आपके साथ ट्रस्ट करते हैं वो। अगर मैं 3 ब्रांड सामने रख दूं तो क्या आपका ब्रांड पहला कंसिडर होगा कि नहीं,
ठीक है, तो जो पहला होगा वो लीडर है, जो दूसरा होगा वो फॉलोअर है, और जो तीसरा होगा वो ट्रेलर है। ठीक, मतलब दे आर द वंस हु आर लाइक लैगिंग इन दैट रेस। ठीक है, सो वो भी फॉलोअर ही हुआ बट वो बहुत पीछे है। जैसे अब कार्स की बात करोगे तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको कार लेनी है तो कौन सी कार लेना पसंद करोगे 10 से 15 लाख की ब्रैकेट में? तो टाटा नेक्सॉन या ठीक फिर है, अब टाटा क्यों? क्योंकि मुझे ब्रांड से जो मुझे फील होता है सेफ्टी और ट्रस्ट जैसी चीजें होती हैं। सेम टाइटन के साथ, कैरेटलेन के साथ या टाटा के किसी भी प्रोडक्ट के साथ एग्जैक्टली ट्रस्ट जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये ब्रांड बहुत पुराना है, 100-150 साल पुराना ब्रांड है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि कल चालू हुआ था। नहीं। ठीक है, रतन टाटा सबसे ज्यादा डिपेंडेबल इंसान है कंट्री में, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल्स। उन टाटा ने बहुत सारे कम्युनिटी इनिशिएटिव करे हैं, वो भी खुद से भी करते हैं, उनकी खुद की पर्सनल फॉलोअरशिप भी बहुत ज्यादा है, टाटा की भी है। ठीक है, फिर आप टीसीएस देख लो, एन चंद्रशेखरन को देख लो, सर को, किसी को भी आप चेक कर लो, वो लोग बहुत ज्यादा एथिक्स के अराउंड काम करते हैं। ठीक है, कि अच्छा ये काम है, इस तरीके से प्रोसीड करना है। ठीक है, कहीं पर भी आपको ऐसी कोई चीज सुनने को नहीं मिलेगी कि टाटा किसी स्कैम या ऐसी चीजों हाँ में किसी involved नेगेटिव चीज के अंदर हो। वो हमेशा बहुत ज्यादा कंज्यूमर फर्स्ट ब्रांड रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपका सबकॉन्शियस को इफेक्ट करता है कि टाटा डिपेंडेबल है। एक ऐसी भी स्टोरी है कि जब ये 26/11 अटैक हुए थे मुंबई में, तो ताज के जो स्टाफ था ताज का, वो खुद निकलने के बजाय पहले वहां के लोगों को निकाला था, कंज्यूमर फर्स्ट। हाँ, तो उनसे पूछा गया कि आपको अपनी लाइफ की परवाह नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला कि हमें इतना भरोसा है टाटा पे कि अगर हमें कुछ होता है तो हमारी फैमिली परेशान नहीं होगी, रतन टाटा विल टेक केयर ऑफ दैट। तो लोग इतना ट्रस्ट करते हैं टाटा पे कि अपनी जान से ज्यादा। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर क्या हुआ कि उनका पर्सनल ब्रांड और कंपनी का कॉर्पोरेट ब्रांड आपस में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्लाउड बना चुका है कि आपके लिए या किसी भी कंज्यूमर के लिए टाटा हमेशा एक टॉप ब्रांड रहेगा। तो देवन, अभी के टाइम पे तो पर्सनल ब्रांडिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका जो मुझे दिखता है वो है कंटेंट क्रिएशन। लेकिन आज से 50, 60, 100 साल पहले जब टाटा, बिरला, महिंद्रा ऐसे ब्रांड्स बन रहे थे तो ये लोग क्या करते थे? प्राइमरीली मतलब जब भी आप पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हो, ठीक है, तो पहले के टाइम पर भी आपके पास बहुत सारे मास मीडिया के ब्रांड्स, वो चैनल्स हुआ करते थे, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो, ठीक है, टीवी, ठीक है, इनका हमेशा एड्स आते रहे। ठीक है, ये न्यूज चैनल पे भी दिखते थे, सुर्खियों में भी रहते थे। ठीक है, उससे आपको पता लगता रहता है कि जैसे मेरा मेरे दादा के साथ कॉन्वर्सेशन हुआ है। ठीक है, कि जब उन्होंने सोचा कि अच्छा ये वाली फ्रिज लेनी है, ठीक है, तो वो फ्रिज का क्या वैल्यू था उस टाइम पे? उस समय पैसे का बहुत ज्यादा वैल्यू था। ठीक है, अगर आपको जब ये ब्लैक एंड व्हाइट से कलर में ट्रांजिशन हुए थे टीवीज, ठीक है, या जब ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर पूरा वो चलता था, ठीक है, सो उसके अंदर अब लोग स्टार्टिंग में ब्रांड्स बहुत कम थे इंडिया के अंदर, फिर प्राइवेटाइजेशन आ गया। ठीक है, या ब्रांड्स थे भी तो गवर्नमेंट कंपनीज थी जो चला रही थी सिर्फ। हाँ, उसके बाद फिर जब 90s में प्राइवेटाइजेशन आ गया, जब ग्लोबलाइजेशन में पूरी चीज स्टार्ट हो गई अराउंड 92 फर्स्ट हाफ ऑफ 90s। सो 1992 रिफॉर्म्स बोलते हैं ना। हाँ, तो वो मतलब स्टार्टिंग में पूरा बिल्टअप था, उसके बाद फिर अलग अलग सेक्टर्स के अंदर रोल आउट होता गया। उसके अंदर ये था कि अब ब्रांड्स कम है, उस समय आप लोग अग्रेसिवली किस तरीके से उसको पोजीशन कर रहे हो। ठीक है, आप न्यूज में हो या आपके चर्चे हो रहे हैं, या लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रोडक्ट ही इतना अच्छा था कि ऑटोमेटिकली उसकी पब्लिसिटी हो रही थी। ठीक है, टाटा सुमो एक क्लासिक एग्जांपल है, बहुत लोग आज तक उसको उसके स्टर्डीनेस के लिए याद करते हैं। मतलब वो गाड़ी ऐसी थी। ठीक है, फिएट। ठीक है, उसके बाद कैल्विनेटर का फ्रिज। तो ये इन चीजों को गए हुए बहुत टाइम हो गया। उसके बाद फिर जब एड्स अग्रेसिवली आनी शुरू हो गई, ठीक है, अब आप कुछ ब्रांड देखो, जैसे Naukri.com का हरी साडू, ठीक है, अभी तक पता है। ओनिडा का वो जो आशीष, जब उनका स्टार्टिंग में आया था, वो डेविल बन के आए थे, वो लोगों को आज तक पता है कि उसका कलर टेलीविजन का ऐसी एड थी कि लोगों को पता है कि हाँ, इट्स स्टूड आउट। फेविकॉल के एड्स बहुत आइकॉनिक, बहुत मेमोरेबल हैं।
ठीक कि है, पानी- उनके जो फाउंडर है हम्म, थे, मतलब जो जिन्होंने फाउंडिंग फैमिली वाले, उनका भी बहुत ज्यादा एथिकल किस्म के इंसान रहे हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है एमडीएच। एमडीएच, हाँ, उन्होंने अपने सारे एड्स में खुद ही होते थे, और हमेशा एमडीएच से अगर अभी भी हम याद करें तो हमें एमडीएच वाले दादाजी याद आते हैं, और वो कुछ याद याद है। नहीं आता। असली मसाले सच हाँ, सच, एमडीएच एमडीएच। और उनका भी अगर मैंने एक स्टडी देखा है उनका, वो पाकिस्तान से आए थे और उन्होंने स्पाइसेस में प्री मेड स्पाइसेस बनाने शुरू कर दिए थे। जैसे पहले क्या था, खुले खुले मसाले बिक रहे थे, हाँ, उनका पैकेजिंग वाला हाँ, पूरा पीस ऐड हो पैकेजिंग गया। वाला भी, और बने हुए मसाले कि अगर शाही पनीर बनाना है तो शाही पनीर का मसाला बना दिया, सीधा डालो और बन गया। बन गया। तो ये हम जैसे लोगों के लिए भी आसान होता है, जो बाहर रहते हैं, घर पे नहीं रहते, कुकिंग अच्छे से नहीं समझते हैं। और उसके बाद उनकी पर्सनल ब्रांडिंग, ये बहुत अच्छा रोल वो बार बार ही टेलीविजन एड्स पे आते थे, चाहे अलग अलग कोई भी टेलीविजन कैरेक्टर्स के अंदर एडेड हो, सीरियल वाले या मूवी वाले, बट उनको तो रहना ही है, वो मेन स्पॉटलाइट होंगे, खुद ही ब्रांड एम्बेसडर थे, वही थे। अच्छा, अभी 2024 में कंटेंट क्रिएशन कितना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक कंटेंट इज किंग। ठीक है, ठीक है, प्राइमरीली कुछ लोग बोलते हैं कंटेंट इज क्वीन, पर मेरे को लगता है कंटेंट इज किंग। लेकिन आपको कभी ये लगता है कि जब बहुत सारे, हर कोई, ऐसा बोला जाता है अगले 5 से 10 साल में या तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर होगा या उसे कंटेंट क्रिएटर बनना पड़ेगा, आइडियली, हाँ, ये तो काफी सही स्टैट है। लेकिन जब सभी कंटेंट क्रिएटर्स हो जाएंगे और सभी इन्फ्लुएंसर्स हो जाएंगे तो कंज्यूमर्स कौन रहेंगे, उसको कंज्यूम कौन करेगा? कंज्यूमर्स हम लोग ही रहेंगे। ठीक है, तब कंटेंट के साथ जैसे अभी भी रेलेवेंस है, कम्युनिटी मैटर करेगी। आपके कितने मर्जी फॉलोअर्स क्यों ना हो, बट क्या वो आपको जानते हैं। ठीक है, तो दीवान, आपको कभी ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जो कि अभी के टाइम पे ब्रांड्स बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं और धीरे धीरे उसमें सैचुरेशन आना शुरू भी हो गया है, क्योंकि उनके लाइक्स तो दिखते हैं या फॉलोअर्स तो दिखते हैं, लेकिन ब्रांड को उतना आरओआई नहीं मिल पाता। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं और बहुत सारे लाइफस्टाइल ब्रांड्स के साथ ये प्रॉब्लम है अभी। तो क्या आपको लगता है कि ये सच जो है, जो मार्केटर्स तो समझते हैं, एजेंसी समझती हैं, ब्रांड्स को भी धीरे धीरे समझ आ रहा है, और फिर ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग खत्म होने वाली है? या एक चीज और मैं जो समझता हूँ इसमें, कि अभी क्या है, अभी ब्रांड्स प्रमोशंस कराते हैं सेल्स के लिए, बाद में सिर्फ और सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस रह जाएगा। तो इन्फ्लुएंसर्स का स्कोप क्या है आगे? सी, इन्फ्लुएंसर्स का मेरे पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा स्कोप है। रीजन बीइंग कि अगर अब जैसे आपने बोला कि कंटेंट क्रिएटर हैं, ठीक है, अब आप कंटेंट डाल रहे हो, एंगेजमेंट भी आ रहा है, ठीक है, बट जब आप उनसे कोई कोलैबोरेशन कर रहे हो सकता है उस पर वो डिजायर्ड ट्रैक्शन ना आ रहा हो ब्रांड का, तो इसके अंदर हमें बिजनेस प्रॉब्लम समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर आप मास प्लेटफॉर्म या कम्युनिकेशन ऐसी रख रहे हो कि आपको सेल्स इनेबल करवानी है, लीड्स चाहिए, ठीक है, तो आपको सबसे पहले इवैल्यूएट करना चाहिए कि इनसे कॉस्ट पर लीड का कितना निकलेगा। ठीक है, अब आप उसको एड के साथ कंपेयर करोगे तो वो चीज मैच नहीं करेगी। ठीक है, अगर आप अवेयरनेस के अंदर देखोगे तो रेलेवेंट अवेयरनेस आएगी। अगर आप उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 या 3 कोलैब्स आप करोगे या 4 कोलैब्स करोगे, ठीक है, या किसी ना किसी तरीके से वो कम्युनिकेशन जाता रहेगा, तो यू विल सी दैट देयर इज अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट। अभी मैं एक प्रॉब्लम और देखता हूँ कि ब्रांड के साथ ये दिक्कत है, उनको इतनी नॉलेज होती नहीं है, वो एजेंसीज पे डिपेंडेंट होते हैं, और एजेंसीज उन्हें वो इन्फ्लुएंसर्स, वो पीआर प्लेटफॉर्म सजेस्ट करते हैं जो रेलेवेंट ही नहीं होते हैं, या फिर उनके लिए इजी होता है, या फिर उनका एक्सेस अच्छा होता है वहां पे, या फिर उनको कॉस्टिंग कम आती है वहां पे, और उस चीज का हर्जाना भुगतना पड़ता है ब्रांड्स को। और ऐसी ही एजेंसीज की वजह से कुछ जो अच्छी एजेंसीज हैं उनके क्लाइंट्स भी खराब होते हैं। तो ये चीज है जो बड़ी ज्यादा दिखती नहीं है, लेकिन ठीक की जानी चाहिए। सी, ये पूरा अवेयरनेस के ऊपर है। मैं मतलब ब्रांड पहली बात सफर क्यों करे? अगर आपने मार्केटिंग टीम रखी है, ठीक है, तो आइडियल केसेस के अंदर आपको सफर नहीं करना चाहिए। ठीक है, मैंने हमेशा जब भी मीडिया बाइंग करी है, हमेशा पूरा कंपेटिटिव रिसर्च करा है। क्या किया है? जैसे आपका कोई कैंपेन है जो आपने किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेडियो चैनल के साथ करा है ब्रांड का, ठीक है, या आपने किसी न्यूज चैनल पर उसके एल बैंड रन करे हैं, ठीक है,
या आपने टारगेटेड मीडिया बाइंग करी है यूट्यूब के ऊपर कि मुझे इन्हीं चैनल्स या इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के नेटवर्क के ऊपर अपनी ऐड दिखानी है, ठीक है, वो तो यूट्यूब की टीम करती है, ठीक है, बाकी न्यूज चैनल करते हैं या रेडियो चैनल करते हैं, ठीक है, बीच में एक नोडल एजेंसी होती है जिसका काम ही ये होता है कि वो ब्रांड को सजेस्ट करें कि यहाँ पर आपका सीबीवी बेटर आएगा, यहाँ पर आपके टारगेट ऑडियंस ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो मैसेजिंग है वो सिंक में लगेगा, ठीक है। अब सोचो आप एक इररिलेवेंट एड चला दो जब आईपीएल चल रहा है, ठीक है, अब कोई भी कुछ मतलब कोई भी एक अनरिलेटेड ही एक ब्रांड ले लो जिसका स्पोर्ट्स के साथ या एड्रेनलिन रश के साथ कुछ लेना देना ना हो, बच्चों की एड है या फिर कुछ चॉकलेट्स की एड है, कुछ भी, हाँ, प्राइमरीली तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन है, मतलब इट्स आइडली लाइक वन स्पेसिफिक सेट ऑफ कंज्यूमर्स। मेन प्रॉब्लम ये है कि सही टारगेटेड ऑडियंस तक एड्स नहीं पहुंच पाती हैं, या अगर पहुंचती भी हैं तब भी वो सबसेट रह जाता है, मतलब आपने पैसे शायद 100 लोगों को दिखाने के लिए दिए हो, बट हो सकता है आपको 50 लोग मिले। मैं एक बेस्ट केस सिनेरियो समझ के चल रहा हूँ यहाँ पे हाइपोथेटिकली, ठीक है, तो बाकी का स्पिल ओवर है, बट आपने ब्रांड के नाते आपने ये सोचा कि ठीक है मेरे को स्पिल ओवर चलेगा, ठीक है, जितने ज्यादा लोग देखे उतना बेटर है, ठीक है, तो आपको आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कैंपेन का क्या है। अगर स्पिल ओवर इज ओके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप बहुत ही कम पैसों के अंदर बजटिंग कर रहे हो तो आप कभी भी टीवी पे ऐड नहीं दिखाओगे, ठीक है, आप न्यूज़पेपर पे ऐड नहीं दोगे, ठीक है, आप फेसबुक पर एड्स दिखाओगे कि मेरा बजट है 1000 रुपए दिन का, मुझे इतना दिखाना है, वहां पर तो आप लाखों की बात कर रहे हो और करोड़ों की बात कर रहे हो। मुझे स्मॉल बिजनेसेस के लिए सबसे बेस्ट चीज लगती है फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, लिंक्डइन एड्स, ठीक है, गूगल एड्स मतलब मुझे पता नहीं कितना रेलेवेंट है डिपेंडिंग अपॉन गूगल एड्स मुझे उतना नहीं लगता है, बट जितना भी है कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने यूज किया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। वही तो मतलब अगर आप लोकल के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो कुछ वहां पर आपको ट्रायल और एरर करना पड़ेगा। मार्केटिंग के अंदर कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हर चीज एक्सपेरिमेंट है, कोई भी राइट आंसर नहीं होता, अनटिल अनलेस यू विल नॉट एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई इट आउट, आपको आंसर नहीं पता चलेंगे। अच्छा देवान, अगर मान लीजिए मैं या कोई भी एक लोकल बिजनेस है किसी का, मान लो एक फ्लावर शॉप है हमारे पड़ोस में, उसको मार्केटिंग करनी है, अब वो ना तो न्यूज़पेपर ऐड देगा, ना वो फेसबुक ऐड चलाएगा, ना वो गूगल ऐड चलाएगा, स्मॉल बिजनेस है, तो उसके लिए आप क्या मार्केटिंग अप्रोच सजेस्ट करते हैं? आइडियली फ्लावर शॉप्स के लिए तो सबसे ज्यादा बेस्ट ये रहता है कि आपको जैसे RWA हो गए, ठीक है, सोसाइटीज हो गई, उनके न्यूज़पेपर्स के अंदर यू पुट सम पैम्फलेट्स, आई हैव सीन पीपल डूइंग दैट, ठीक है, आपका जो फर्स्ट डिग्री है जो मतलब आपके 500 मीटर के रेडियस के अंदर है, वहां आपको पता रहेगा कि अच्छा ये यू नो दिस कैन वर्क। दूसरा है कि हो सकता है आप किसी ब्रांड का टाई अप कर लो कि आप उसके लोकल पार्टनर बन जाओ, लाइक फर्न्स एंड पेटल्स, ठीक है, तो उनके थ्रू यू विल गेट कमीशंस, ठीक है, और यू नो रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद क्या आप कोई एडिशनल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, लाइक अपने फोटो फ्रेम कस्टमाइज करके साथ में प्लग कर दिया या कार्ड ऐड कर दिया, तो फिर जो मार्केट वाला एरिया हो गया, उनके जो शॉप ओनर्स हो गए, ठीक है, वो एक हो गया। बाद में जैसे हमारे यहाँ पर तो ये चीज मैंने देखी है बहुत ज्यादा कि किटी पार्टीज हो गई, ठीक है, आपके जो सोसाइटी के फंक्शंस होते हैं, जगराता हो गया, टेंट हाउस वाले हो गए, तो वो सब जगह पर ना मतलब वहाँ पे उसको स्पॉन्सर भी करते हैं और पीछे उनका बोर्ड पे नाम होता है, सब, और वहां पर वो लोग उनके पार्टनर्स बन जाते हैं। मतलब जैसे किसी की शादी का कोई फंक्शन है, आपको डेकोरेशन चाहिए, तो फ्लोरिस्ट काम कर देगा, लेकिन बट वो बुके नहीं होगा, हो सकता है उसने अपना प्रोडक्ट किसी और तरीके से प्लग कर दिया। लेकिन अगर वो डिजिटली कुछ करना चाहता है एक स्मॉल बिजनेस, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको लोकल एसईओ के ऊपर फोकस करना चाहिए, उसको बहुत टारगेटेड इंस्टा और फेसबुक ऐड रन करनी चाहिए, मतलब एक स्पेसिफिक रेडियस में जितना उसका डिलीवरी हो, ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करनी चाहिए कि अच्छा इन लोगों का बर्थडे आ रहे हैं, इन लोगों की एनिवर्सरीज आ रही है, इन लोगों का यू नो कोई मेजर माइलस्टोन आ रहा है, ठीक है, और जो आसपास के जितने भी यू नो शोरूम्स हैं, जैसे किसी ने गाड़ी ली तो गाड़ी, किसी की शादी तो गाड़ी सजेगी, ठीक है, घर पे फंक्शन होगा, बुकेज यूज होंगे, ठीक है, बैंक्वेट हॉल्स के साथ कोलैबोरेशन, ठीक है, वो डिजिटली भी आउटरीच होती है, ठीक है, इट्स नॉट जस्ट इन पर्सन, डिजिटल आउटरीच भी होता है। और क्या स्मॉल बिजनेसेस के लिए कंटेंट क्रिएशन भी एक ऑप्शन है, करना चाहिए? उनको डेफिनेटली करना चाहिए। अब लुकिंग जस्ट लाइक अ वाव, एक क्लासिक एग्जांपल है कि डिजाइन मशीन सूट्स लाइफ, हाउ दैट लेडी वो इतने टाइम से कंसिस्टेंटली बिल्ड कर रहे थे अपना पूरा प्रेजेंस, राइट,
एक दिन मतलब देयर इज अ स्पार्क कि ये चीज पिक हो गई, अचानक से सभी अचानक पेजेस से ने पिक डाल हुई दिया एंड सारे पेजेस ने लोग। डाली, ठीक है। उसके बाद शी अपीयर्ड ऑन रेडियो, शी अपीयर्ड ऑन टीवी। अभी ठीक वो है, इन्फ्लुएंसर ही बन गए एक वो तरह से। इन्फ्लुएंसर हैं, बन क्या गए, इन्फ्लुएंसर हैं वो। ठीक है, सो बिकॉज आप कंसिस्टेंटली काम जब तक करते हो कंटेंट के ऊपर, ठीक है, उसके बाद ही इट्स अ मिक्स ऑफ योर लक, योर हार्ड वर्क और आपकी कंसिस्टेंसी की दैट यू माइट बी द नेक्स्ट वायरल सेंसेशन। सो देवेन, अभी जैसे जैसे कंटेंट क्रिएशन का स्कोप बढ़ रहा है, साथ ही साथ कंज्यूमर्स का बाइंग पैटर्न भी बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, उनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो इस चीज को इतने फास्ट फॉरवर्ड जमाने में कैसे कोप अप किया जा सकता है? अगेन जैसे पहले भी, जैसे हम लोगों ने भी पूरा डिस्कस करा, जितने ज्यादा आपके ब्रांड के टच पॉइंट होंगे उतना बेटर है। आजकल तो मतलब नियर बाय स्टोर लोकेटर पे भी, मतलब अगर आप जैसे एक H&M स्टोर से बाहर निकले, वहां पर एक RFQ या कोई कोड वगैरह लगा होता है कि स्पेशल ऑफर आपको उस समय डिस्प्ले हो जाएगा, 10% ऑफ मिलता है अगर हाँ, आपने पहले मतलब नियर बाय स्टोर लोकेटर के बेसिस पे ही वो हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया, पैम्फलेट्स हो गए, ठीक है। बहुत सारे लोग टियर 2 टियर 3 टाउन्स के अंदर अभी भी न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा रीड करते हैं। तो देवेन, इसका मतलब अभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग रेलेवेंट है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमेशा रेलेवेंट रहेगी क्योंकि उनके पास मासीने से उनके पास एक ट्रस्ट फैक्टर है। और कंज्यूमर साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप कोई चीज टच करते हो तो आप जल्दी जल्दी रजिस्टर करते हो, आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस के अंदर वो हिट भी करता है। इसलिए जो हार्ड कॉपी वाली बुक्स होती हैं, बहुत सारे लोग अभी भी उसको रीड कर रहे हैं, उसकी मार्केट अभी भी है, न्यूज़पेपर्स भी हैं, क्योंकि उससे एक लिंकेज फॉर्म होता है। डिजिटल ठीक है, एक टच पॉइंट आपके लिए एस्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, बट ऑफलाइन भी उतना इंपॉर्टेंट है। देवेन, जो चीज एज अ पीआर एजेंसी ओनर मैंने एक्सपीरियंस की है कि लोग असल में समझते ही नहीं है पीआर होता क्या है। तो आपके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली सिंपल वर्ड्स में पीआर क्या चीज है? सी पीआर को अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूं तो वो आपका कहां पर प्लग कर सकते हैं, मतलब जैसे अगर फाउंडर को अगर एक बाइट देनी है किसी भी इंपॉर्टेंट इवेंट पे, जैसे फाइनेंशियल बजट ले लो आप, ठीक है, तो मनी कंट्रोल या जितने भी ऐसे जितने भी प्लेसमेंट्स होते हैं, ठीक है, प्लेसमेंट राइट वर्ड है। पब्लिक रिलेशन एक मीडियम या मैकेनिज्म है जिससे कि आपको सही प्लेसमेंट मिले, ठीक है, वो डिजायर्ड प्लेसमेंट जो आपके फेवर में काम करे, ठीक है। इसके अंदर पीआर सिर्फ ये नहीं होता कि आपका कहां पर आर्टिकल छप रहा है, ठीक है, वो ये भी हो सकता है कि आप कहां पर विजिबल हो, ठीक है, डिजिटली, ठीक है। अब कोई जैसे शार्क टैंक के फाउंडर्स थे तो वो पूरा एक पीआर एक्सरसाइज था, ठीक है, वो प्लेसमेंट उनकी वहां पर हुई, ठीक है, बट वो कोई न्यूज चैनल नहीं था, ठीक है। आपको किस तरह के जर्नलिस्ट के साथ इंटरेक्शन रखना चाहिए, किस तरह के कैटेगरी के, मतलब कैटेगरी ए आइडियल होता है, पब्लिशर के अंदर आपके बारे में बात होनी चाहिए, ब्रांड के बारे में बात होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह का आपका एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप किस इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री बॉडी का एसोसिएटेड हो, ठीक है, फिकी हो गया, CII हो गया, CIAM हो गया, ठीक है। तो वो मतलब एक एग्जांपल की तरह ही है, मतलब आपका पब्लिक रिलेशन बहुत सारी चीजें इंक्लूड करता है, ठीक है। और जो पब्लिक रिलेशन हैंडल करता है उसके पास जर्नलिस्ट वाले रिलेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है, नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपका प्लेसमेंट इजीली इफेक्टिवली हो जाए। देवेन, अभी आप मीम्स देखते हैं? आपने कौन कौन से मीम पेजेस फॉलो किए हुए हैं? मैंने तो बहुत सारे किए हुए हैं। तो मीम मार्केटिंग को आप किस तरह से, मतलब कितना इफेक्टिव टूल हो सकता है अभी के टाइम में? आई थिंक जो सबसे इजी तरीका है या एक जो इमोशन है जो कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, वो है लाफ्टर या हैप्पीनेस का, और लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है, या कोई चीज सेंसेशनल हो, ठीक है, तो उससे भी लोगों को ज्यादा वो थोड़ा वो गॉसिप ही रहता है कि यार अच्छा क्या चल क्या रहा है, ठीक है, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स। बहुत सारी चीजें अभी करंट एनवायरनमेंट में हो रही हैं कि लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उन सेलिब्रिटीज को ही फॉलो कर रहे हैं, वो बाकी जो पूरा भी रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट, ड्यूरेक्स ऐसे ब्रांड्स बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ये जाके सबके पोस्ट पे कमेंट करते हैं और वो रेलेवेंट कमेंट्स करते हैं। इवन छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स जिसके 2000 5000 फॉलोअर हैं उनके पोस्ट पे भी कमेंट करते हैं। तो मोमेंट मार्केटिंग और मीम मार्केटिंग, इन दोनों चीजों को अगर कंबाइन करके एक कैंपेन प्लान किया जाए
तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका रिस्पॉन्स एक एवरेज वो जो ट्रेडिशनल कैंपेन्स होते थे कि इफ यू आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम सो बाय आवर प्रोडक्ट, उनसे बहुत बेहतर आता है। तो इसके अंदर अगेन क्योंकि इसको देखने का ना दो तरीके हो सकते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग हाइजीन होता है, ठीक है, बट आपको स्पाइक्स चाहिए होते हैं जब भी आपका मार्केटिंग कैंपेन होता है, ठीक है। अब जैसे एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ठीक है, वो हो गया आपका पूरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग की। अच्छा एड चल रही है, वो तो बेसिक्स हैं, वो मार्केटिंग बेसिक्स हैं, ठीक है, क्योंकि आपका हमेशा एक कांस्टेंट प्रेजेंस रहना चाहिए, ठीक है। बट स्पाइक तब आता है जैसे आपका मीम और मोमेंट मार्केटिंग जैसा क्लब होता है, ठीक है, कि अच्छा अभी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उसका सर्च कर रहे हैं, ठीक है। इसका सिंपल एग्जांपल हो जैसे इंस्टाग्राम पे टेम्पलेट आ गया, ठीक है, तो मैंने खुद अपने फ्रेंड का देखा डिफरेंस, मतलब वैसे उसके 500 व्यूअर्स होंगे उसकी स्टोरी पे, बट अब उसके 3,500 4,000 हैं, तो उसके व्यूअरशिप में स्पाइक आ गया, ठीक है, क्योंकि आपकी डिस्कवरेबिलिटी बढ़ गई। मीम और मोमेंट मार्केटिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, कि मास ऑडियंस को भी दिखाते हैं और कंटेक्चुअल प्लेसमेंट दिखाते हैं आपकी, कि अच्छा ये कुछ चीज ट्रेंड कर रही है, ये ब्रांड ये बोल रहा है या ये बंदा ये बोल रहा है, और इमोशनल एडवर्टाइजमेंट से लोग कनेक्ट भी कर पाते हैं। एग्जैक्टली तभी मैंने बोला कि वो सेंसेशनल हो या कोई चीज अगर आपको हंसा रही है, ठीक है, वो चीज हमें ज्यादा प्रेफर होती है। उसके बाद फिर जो नेगेटिव सैड इमोशन होता है, ठीक है, बट कोई भी ब्रांड उस जोन में नहीं जाता, वो हमेशा दे वांट टू बी इन द फर्स्ट जोन ओनली। देवन, आपका अभी तक का सबसे फेवरेट कोई मीम मार्केटिंग या मोमेंट मार्केटिंग कैंपेन कौन सा रहा है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे पिक करना तो काफी डिफिकल्ट होगा। अमूल, बट अमूल गर्ल इज द क्लासिक। पार्ले जी, मेरा हैंड्स डाउन अमूल गर्ल हैज बीन लाइक अ क्लासिक फॉर मी। वो स्टार्टिंग से ही, मतलब वो न्यूज़पेपर में जब से आ रही है तब से, मतलब कुछ भी हो, आई थिंक जो पूरा अमूल के हेड थे, जब व्हेन ही पास्ड अवे, तो उनका भी एक मीम आया था, ठीक है, मीम नहीं बोलूंगा, उनका एक वो मतलब पोस्ट आया था, पूरा पोस्ट ही आया था। और उसके बाद जो भी मेजर डेवलपमेंट रहते हैं, जैसे इलेक्शंस हो गए या आपका कुछ भी, जैसे नीरज चोपड़ा का कुछ हो गया ओलंपिक्स के अराउंड या कॉमनवेल्थ गेम्स के अराउंड, उनके पास हमेशा कोई विटी वन लाइनर्स या टू लाइनर्स होते हैं और बड़ा अच्छा क्रिएटिव होता है, और वो कितने डेकेड्स हो गए दैट इट हैज रिमेन्ड कंसिस्टेंट। मेरे को लगता नहीं कि उससे ऊपर कोई ब्रांड कभी टॉप अप कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। बट जो बिलबोर्ड्स हैं जोमेटो के बहुत ही अच्छे होते हैं, राइट। सिर्फ मेरे ख्याल से शायद 5-7 वर्ड्स के अंदर ही पूरा पावर प्ले होता है, ठीक है, कि अच्छा समझ आ गया, और उसका रिकॉल वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, पूरा कॉपी के ऊपर बहुत जोर होता है उनका। तो देवेन, एक अच्छी कॉपी राइटिंग की क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जो हम समझ सकें एक अच्छी सेल्स कॉपी है? सेल्स कॉपी तो बहुत ज्यादा वो थोड़ा डिस्काउंट ऑफर्स वो सब होगा। अगर आप एक्चुअल कॉपी की बात करें, क्रिएटिव कॉपी की, जिसके ऊपर जैसे मैंने जोमेटो का आपको एग्जांपल दिया, क्रिएटिव कॉपी पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि किसके लिए बन रही है, ठीक है, कम से कम वर्ड्स में ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट कैसे डिफाइन हो सकता है, ठीक है, तो वो बहुत ही टू द पॉइंट होनी चाहिए, एक भी वर्ड फालतू ना हो, ठीक है। थर्ड, कैसे उसको कंटेक्चुअली आपने प्लेस करा है, ठीक है। अब कंटेक्चुअल प्लेसमेंट बहुत तरीके से हो सकती है, डिजिटली पोस्ट की तरह जा रहा है, स्टोरी पे जा रहा है, या बिलबोर्ड लग रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल की तरह। अब बिलबोर्ड लग रहा है तो आपको पता है कि वो एक मासी आउटडोर एडवर्टाइजिंग होती है, ठीक है, वहां पर कैसे आप उसको दिखाओगे, कहां पर दिख रहा है, ठीक है। अब जैसे जोमेटो ब्लिंकिट का वो जुगलबंदी जो चल रही थी, ठीक है, बहुत ही ऑर्गेनिक और सीमलेस थी, ठीक है, एक पूरा रेड एक पूरा येलो, और कंटेंट पढ़ा जा रहा है, मैंने खुद देखे हैं ये, ठीक है। स्पॉटिफाई का मैंने एक बार देखा था, शादी सीजन के ऊपर कौन से लोग क्या गाना सुन रहे हैं, ठीक है, वो था D&D पे, मैंने इसके ऊपर पोस्ट डाला, लोग बहुत मतलब इतना ज्यादा रिलेट कर रहे थे कि पोस्ट वायरल हो गया। अभी अगर आप गए होंगे कभी लाल किले के पास से, तो वहां पे एक ओमेक्स सेलिब्रेशन मॉल खुला हुआ है, उन्होंने भी इस तरह के ब्रांड्स, कभी भी रियल एस्टेट ब्रांड तो खासकर मीम्स या फिर मोमेंट मार्केटिंग की साइड पे थे ही नहीं थे,
वो सीधा ऐसा लोगों को बाहर खड़े रख देते थे कि आओ ये खरीद लो, लेकिन अभी उन्होंने भी शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं अगले कुछ सालों में हर एक ब्रांड इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, या इस प्रोसेस में है अभी। हो सकता है उन्होंने धीरे अडॉप्शन स्टार्ट कर दी हो। बहुत सारे आई थिंक रियल एस्टेट ब्रांड्स रेडियो का भी यूज कर रहे हैं। एक जिंगल होता है, करते हैं, जिंगल होता है, उतना ही स्ट्रॉन्ग उनका आउटडोर एडवर्टाइजिंग, लेकिन भूटानी इंफ्रा, हाँ भूटानी करता है, सब जगह है वो। डीएनडी पे पूरे पे भूटानी के बोर्ड लगे हुए हैं। और मतलब नोएडा ऑब्वियसली, दिल्ली एनसीआर तो उनका फोटे ही है, मतलब गढ़ है यहाँ पर। बट रेडियो पर भी उनका मतलब चल रहा है, फिर उनके एड्स भी आते रहते हैं और उनके इवेंट्स भी होते हैं। तो उनको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये एक पूरा फुल फनल मार्केटिंग है, कैसे टैप करना है। दीवान अभी ना, मैं कुछ साल पहले एक रेडियो शो में गया था, तो मैंने जो वहां पे देखी, वहां पे अंदर उनका टीआरपी दिखता है, तो एक एवरेज जो कॉस्ट होती है कैंपेन की 4.5 से 5 लाख होती है अगर आप रेडियो पे चलाते हो एक एड। तो डिपेंड करता है कितना टाइम के लिए चला रहे हो, बट एक एवरेज बता रहा हूँ। लेकिन जो उनकी व्यूअरशिप होती है, जो हमको यहाँ से लगता है, जो मैंने अंदर बैठ के देखा उसमें बहुत डिफरेंस था। उनकी व्यूअरशिप 1000-1500 से ज्यादा नहीं है। आज के समय पे रेडियो इतना ही है। एक रीजन तो इसका ये है कि ये लोग सिटी सिटी में चलते हैं, दिल्ली का अलग रेडियो स्टेशन है, मुंबई का अलग है, बेंगलोर का अलग है। तो क्या इतना पैसा उनको आरओआई दे पाता है रेडियो पे एड्स रन करके? रेडियो पे एड्स जैसे अब रन हो रही है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्लॉट लिया है। ठीक है, अगर आपने प्राइम टाइम स्लॉट लिया तो फिर यूजर्स ज्यादा होंगे। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जब लोग सुबह ऑफिस जा रहे हैं और जब ऑफिस से आ रहे हैं तो गाड़ी में रेडियो सुनते हैं, ठीक है, 6 से 8 शाम में, सुबह 8 से 10, ठीक है, मैक्सिमम 10:30 11, इसके ऊपर नहीं। दोपहर के टाइम स्लॉट बहुत लीन होते हैं, वो आपका फिलर की तरह काम करेगा। ठीक है, और वीकेंड पर फिर दोबारा ऑफिस वगैरह का सीन तो नहीं है, फिर लोग वैसे ही बाहर जा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, बट नंबर वेरी करता है आपको। अगर आप एवरेज लोगे तो जो सबसे ज्यादा एफसीटी जो ज्यादा प्रीमियम में बिकते हैं वो ये होते हैं, या आरजे बहुत पॉपुलर है और उसके एड स्लॉट के अंदर आप प्ले कर रहे हो। ठीक है, तो जैसे अब आरजे सलेल है मुंबई में, या आरजे गिन्नी है, ठीक है, यहाँ पर इस वाले सेगमेंट के अंदर, तो इनके वाले स्लॉट्स के अंदर काफी ज्यादा हाई वैल्यू रहती है, क्योंकि वो एक आरजे से भी पर्सनल कनेक्ट होता है। ठीक है, और मेजॉरिटी लोग इसलिए ज्यादा रिलेटेबिलिटी रहती है क्योंकि वो कैप्टिव लिसनर्स होते हैं किसी स्पेसिफिक चैनल के। या अब रेडियो वन देख लो, ठीक है, अब वो इंग्लिश म्यूजिक ज्यादा या बैंड म्यूजिक ज्यादा सुनने वाले लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। मेजॉरिटी आई थिंक टीन्स लाइक टू लिसन और ग्रूव ऑन टू दैट काइंड ऑफ म्यूजिक। बट कोई ट्रेडिशनल ब्रांड शायद उस पे ज्यादा फ्लाई ना करे, हो सकता है वो किसी दूसरे आकाशवाणी पे करेगा, वो जरूरी नहीं, मतलब दे कैन आल्सो डू इट विद रेडियो सिटी आल्सो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हाँ रेडियो सिटी 93.5 एफएम, हाँ बिग एफएम, ये वो है जिन पे पुरानी वाली ऑडियंस है, जैसे कि जरूरी नहीं, उसके अंदर मिक्स है ऑडियंस का। ठीक है, मतलब जैसे अब आप प्लेसमेंट के हिसाब से देखो, कोई भी मार्केटिंग कैंपेन बिना अपने ऑडियंस को समझे अगर आप करोगे नहीं किया तो पैसा नहीं, बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं, अगर आप बिना अपने, हाँ तो वो स्पिलेज ही है पूरा। ठीक है, उसको आप ब्रांड अवेयरनेस नहीं बोल सकते, क्योंकि आप किसी 8 या 9 साल के बच्चे को कोई ऐसा ब्रांड नहीं बता सकते विच इज फॉर एडल्ट्स, राइट। अगर आप मतलब आप ऐसा कर रहे हो तो पहली बात तो इट्स ग्रॉस वायलेशन। ठीक है, फेसबुक पे आपको एड रन नहीं करने देता। ठीक है, मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, अंडर 18 ऑडियंस यू आर सपोज्ड टू बी वेरी सेंसिटिव विद। ठीक है, बहुत सारे एफएमसीजी ब्रांड्स या बहुत सारे एफएमसीडी ब्रांड्स अगर आप देखो, दे डू वेरी रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग नाउ। ठीक है, क्योंकि अब कंटेंट क्रिएटर्स के थ्रू वो एक सेंसिटाइजेशन आ रहा है। ठीक है, कि आपको लेबल पढ़ना चाहिए, लेबल पड़ेगा इंडिया, ठीक है, फूड फार्मर का। या अगर आप जनरल भी देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने को डी इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं। ठीक है, दे वांट टू रिमूव दैट इन्फ्लुएंस दैट ब्रांड्स हैव, एंड उसके अराउंड अपना पूरा स्टोरी टेलिंग करते हैं। ठीक है, तो सूनर और लेटर एक रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर, रिस्पॉन्सिबल मार्केटर और रिस्पॉन्सिबल ब्रांड, मतलब जो पब्लिशर और ब्रांड का जो पूरा नेटवर्क होता है वो इमर्ज हो रहा है।
अच्छा देवेन, अगर हम एफएमसीजी की बात करें तो HUL इतना बड़ा ब्रांड अपने डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बना या फिर अपने नेटवर्किंग के वजह, वो मार्केटिंग के वजह से बना? दोनों चीजों का अपना फायदा है, ठीक है, और दोनों ही चीजों ने कंट्रीब्यूट करा ब्रांड बिल्ड करने के लिए। कोई भी अगर ट्रेडिशनल ब्रांड है, ठीक है, जैसे HUL हो गया, अब उनको स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क चाहिए, उनको एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन चाहिए, क्योंकि ऐसी जगहों में भी उनको है लास्ट माइल तक डिलीवरी देनी है, ठीक है। अब मुझे साबुन भी लगेगा, सोप भी लगेगा, अगर मैं यहाँ पर हूँ या मैं नॉर्थ ईस्ट की किसी रिमोट लोकेशन पर भी हूँ, हो सकता है उसका पैकेजिंग छोटा हो जाए या उसका कॉस्ट कम हो जाए, थोड़ा उसका पर प्लस माइनस हो, बट उनके लिए ऑफलाइन प्रेजेंस स्ट्रांग रखनी बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है। ऑनलाइन इसलिए क्योंकि मार्केट इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब आपका जो कंज्यूमर सेट था वो भी, पहले बच्चे थे अब जवान हो रहे हैं या पेरेंट्स बन रहे हैं, तो उनका लाइफ स्टाइल भी चेंज हो रहा है, ठीक है। उनका कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका भी इवॉल्व हो रहा है। पहले आपके पास न्यूज़पेपर था या रेडियो था, अब आपके पास सब कुछ है, ठीक है। मोबाइल के थ्रू एवरीथिंग इज एक्सेसिबल, मोबाइल, पर्सनल लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर, पाम टॉप तो अब इतने नहीं रहे, बट एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि आपका इंटरनेट पेनिट्रेशन इज वेरी हाई, ठीक है, एवरीबॉडी हैज अ मोबाइल। अब उसके बाद ब्रांड सिर्फ ये नहीं देख सकता कि मुझे न्यूज़पेपर ही करना है या मेरे को ऑफलाइन ही करना है, मुझे डिजिटली भी ऐड करना पड़ेगा, तभी तो उसको 360 डिग्री या कॉम्प्रिहेंसिव या होलिस्टिक मार्केटिंग बोलते हैं। और ब्रांड के लिए एग्जैक्टली सर्वाइव करना होलिस्टिक मार्केटिंग क्या चीज होती है? कौन सा होलिस्टिक मार्केटिंग? होलिस्टिक मार्केटिंग मतलब आपका एक डिजिटल और ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन क्लब करके, जिसको फिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, फिजिकल प्लस डिजिटल। तो अभी आप शार्क टैंक देखते हैं? हाँ, ठीक है। तो शार्क टैंक में जैसे इतने तरह के ब्रांड्स आते हैं, ऐसा कुछ लगा है कि नए ब्रांड से आप अपनी मार्केटिंग अप्रोच में किसी तरह का कोई बदलाव ला सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं? आई थिंक वो मीम वाला जो एस्पेक्ट है, हाँ, वो गणेश बालाकृष्णन सर, जिन्होंने फ्लैट हेड शूज वाला पूरा करा था, डाउन बट नॉट आउट, वो उनका लिंक्डइन का टाइटल भी बन गया है। अच्छा। उसी के ऊपर पूरा मर्चेंडाइज निकाल दिया है और उसी के अराउंड उनका पूरा ट्रैक्शन बिल्ड हुआ है, जिसकी वजह से वो पूरे सोल्ड आउट हो गए उनके सारा। और एक स्टॉक्स, वो लड़की है जिसकी विग वाला था, रिया गुलाटी, तो उन्होंने भी मीम मार्केटिंग का बहुत अच्छे से यूज किया है। वैसे देवान, आप लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, मैंने भी आपके लास्ट 2-3 पोस्ट तो देखे ही हैं। तो लिंक्डइन पे अगर किसी को अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है तो उसको किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से लिंक्डइन का एल्गोरिदम काम करता है? मैं सेकंड वाला क्वेश्चन पहले आंसर करता हूँ। लिंक्डइन का एल्गोरिथम बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, मतलब अनलाइक इंस्टाग्राम ये बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है पिछले, आई थिंक पिछले 2-2.5 साल में ही। लिंक्डइन पर क्या चीज काम करती है, अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि लिंक्डइन पूरा गूगल की तरह ही है, ठीक है, सर्च इंजन ही है एक तरीके का, ठीक है। अगर किसी को मार्केटिंग हेड चाहिए, ठीक है, तो वो HR रिक्रूटर बहुत आराम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है, उनको इनबाउंड जॉब ऑफर दे सकते हैं। ये हो गया रिक्रूटमेंट वाला पार्ट। दूसरा हो गया कि एज अ कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, आप कितने कंसिस्टेंटली, कितनी क्लैरिटी से, ठीक है, और कितने क्रिएटिवली अपना कंटेंट प्रेजेंट करोगे, उसके ऊपर आपका पूरा डिपेंड करता है कि वायरलिटी भी शायद थोड़ा ज्यादा ही हो गया, पॉपुलैरिटी ऑन लिंक्डइन। और एल्गोरिदम कैसे काम करता है, कितना परसेंटेज लोगों को लिंक्डइन सबसे, जैसे इंस्टाग्राम पे क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ फॉलोअर्स का 8 से 10% पहले जाता है, उसमें जो एंगेजमेंट आता है वो आगे जाता है। ये सेम प्रिंसिपल लिंक्डइन के लिए भी एप्लीकेबल है। वो जो नंबर है परसेंटेज वाला, वो शायद वेरी करेगा, बट अगर आपका फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर वो एंगेज कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो सेकंड, थर्ड डिग्री नेटवर्क एंड सो ऑन को पूरा दिखेगा। तो जो हमारा लिंक्डइन पोस्ट होता है वो हमारे फर्स्ट कनेक्शन को दिखता है, सेकंड कनेक्शन को, और थर्ड कनेक्शन ऑब्वियसली जो लोग उसके बाहर हैं, और थर्ड कनेक्शन के बाद कहीं नहीं आता, नहीं, वो थर्ड प्लस हो जाता है। ओके देवान, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइकवाइज। हो सकता है हम कुछ दिन बाद एक और रिकॉर्डिंग पे मिलेंगे, क्योंकि मुझे इतना सारा कंटेंट मिल गया, मजा आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, फिर तो पार्टी बनती है। चलो फिर पार्टी करते हैं।